एक लड़ाई is not an easy thing, you know, it is a very difficult thing. that मेरी वो व्हाइट ड्रेस पूरी ब्राउन हो गई थी। ब्राउन इसलिए हो गई थी क्योंकि खून लग लग के, खून जब सूखता है तो ब्राउन हो जाता है। अमित भारद्वाज और राजवीर का जो शव था, तकरीबन 62 डेज बाद हम उठा पाए उसकी डेड बॉडी। कैप्टन सौरभ कालिया को टास्क किया गया कि आप वापस जाइए और हमारे बजरंग पोस्ट को रीऑक्यूपाई कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया हिंदी। मैं हूं रूना आशीष और आज हम बात करने वाले हैं कारगिल वॉर की। कारगिल वॉर, जिसका नाम सुनते से ही आपके रगों में खून दौड़ने लग जाता है। कारगिल वॉर, जिसके साथ ही जेहन में कई सारी तस्वीरें उभरती है, जिसमें से एक तस्वीर होती है, पहाड़ी है, उस पर तिरंगा लहरा रहा है और आसपास बैठे हैं कुछ वीर सैनिक। कारगिल वॉर, ये शब्द सुनने के बाद हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व होता है और याद आती है कई वीर सैनिकों की कुर्बानियां भी। राजीव, कैसे ये शुरू हुआ था? आपको कैसे बुलाया गया था? क्योंकि व्हाट आई रिमेम्बर, मेरे सारे फ्रेंड्स की छुट्टियों पर, एक दो लोग छुट्टी पर आए थे उस टाइम, सो उन लोगों को वापस बुला लिया गया था। आपकी क्या स्टोरी है? नहीं, जब ये वॉर शुरू हुई थी तो मेरी जो यूनिट है, मैं फोर्ट जाट से ताल्लुक रखता हूँ। आई बिलोंग टू 4th Battalion, द जाट रेजिमेंट। My unit was already deployed over there. We were deployed in a place called Kaksar. Kaksar is a place between Dras and Kargil. So Kaksar is a place between Dras and Kargil. In the area of Kaksar there are 2 Pakistani posts. एक का नाम बंकर रिज है, एक का नाम ट्विन बम्प है, जो कि हमारे नेशनल हाईवे 1 अल्फा के ऊपर फायरिंग करते हैं, डायरेक्ट फायर करते हैं और हमारे जो कॉन्वॉय मूवमेंट है या हमारे जो सप्लाई मूवमेंट है उसको रोकते हैं। सो मेरी यूनिट वहां पे ऑलरेडी डिप्लॉयड थी और उस एरिया में काफी पोस्ट है। कुछ पोस्ट तो 16-17 हजार फीट की हाइट पे है और जो कि 16-17 हजार हाइट की फीट पे है, जिनको पैदल ही जाया जा सकता है। उन दिनों पैदल ही जाया जा सकता था और पैदल पहुंचने में भी जो नया आदमी होता है उसको 2-3 दिन लगते हैं और एक्लेमेटाइजेशन करना होता है। जो पुराना आदमी होता है वो 1 दिन में पहुंच जाता है, बट एक्लेमेटाइजेशन हर एक के लिए जरूरी है। सो 9000 फीट पे एक एक्लेमेटाइजेशन होता है, फिर 12000 फीट पे एक्लेमेटाइजेशन होता है, फिर 15000 फीट पे एक्लेमेटाइजेशन होता है, ताकि आपकी बॉडी उस जगह में रहने के काबिल हो जाए। नहीं तो अगर आप सडनली ऊंचे हाइट पे पहुंच जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप बीमार पड़ जाएंगे। तो आपको ग्रेजुअली अपने आप को अलग अलग हाइट पे एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। तो मेरी यूनिट जो थी वो वहां पे ही डिप्लॉयड थी और हमारी चौकियां थी वहां पे। तो कुछ चौकी ऐसी थी जो कि पाकिस्तानी आर्मी की भी कुछ चौकियां ऐसी थी और कुछ हमारी भी चौकियां ऐसी थी जो कि बहुत ही ज्यादा इनहॉस्पिटेबल टेरेन में थी, जहां पे सर्दियों में रहना नामुमकिन हो जाता है। तो उनको वो भी छोड़ देते थे और हम भी छोड़ देते थे सर्दियों के दौरान, और फिर गर्मियों में जाके फिर से हम अपने आप को उन चौकियों में जाके अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेते थे उन चौकियों को। लेकिन 98-99 की जो सर्दियां थी उसमें बर्फ बहुत लेट गिरी थी। बर्फ तकरीबन जनवरी-फरवरी में गिरी थी। 99 जनवरी-फरवरी, 98 के आखिर में बहुत कम बर्फ गिरी थी। तो हमने चौकियों को बहुत लेट खाली किया था। बजरंग बोल के एक चौकी है जिसको कि हमने मार्च के पहले 1 मार्च को, मुझे याद है 1 मार्च 1999 होली का दिन था, उस दिन हमने उस चौकी को खाली किया था। मैं ही उस चौकी का पोस्ट कमांडर था, तो वहां पे मेरी एक सेक्शन रहती थी। हमने उसको खाली किया था और वो हमें रीऑक्यूपाई करना था जब थोड़ा बर्फ पिघलती या थोड़ा गर्मी आती। तो पाकिस्तान वाले भी वैसे ही अपने चौकियों को खाली करते थे, कुछ ऐसे इलाके वाले चौकियों को। तो उस साल हमने खाली करने के बाद पाकिस्तानी कब जो आके उस चौकी पे बैठ गए, वो सिंस कुछ एरिया ऐसा होता है जिसको आप दुश्मन के एरिया को देख नहीं पाते, क्योंकि वहां पे आप चौकियों पे बैठे आप दुश्मन के एरिया पे नजर रखते हैं, बट कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे आपको दिखाई नहीं देता दुश्मन कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, बिकॉज वो भी खाली कर देते थे। बट वो उन्होंने उन जगहों को आके ऑक्यूपाई कर लिया। एंड जो काक्सर के एरिया के जो चौकियां है, हमारे तरफ से जो हम चौकी पे चढ़ते हैं तो वहां बहुत स्टीप चढ़ाई है।
वेरा जो पाकिस्तान की तरफ से जो चढ़ाई है उनके चौकियों के लिए वो इतनी स्टीप नहीं है, वो हल्की सी ग्रेजुअल है, विच इज मच इजियर। सो उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए हमारी एक चौकी, मेरी यूनिट की जो एक चौकी थी, बजरंग बजरंग नाम था उसका, उसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली। सो मई 99 के पहले हफ्ते में, मई महीने के पहले हफ्ते में बटालिक बोल के एक जगह है, आपने शायद नाम सुना होगा, बटालिक, जहाँ पे विलेजेस है, जहाँ पे प्योर आर्यन रेस बसता है। सो बटालिक के एरिया में कुछ गुज्जरों ने आके बताया कि भाई आपके उन चौकियों पे हमने कुछ लोगों को देखा है। तो जब हमने जाके अपने पोस्टों को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी तो पता चला कि वहां पे कुछ घुसपैठिए बैठे हैं। अभी तब तक वो वेरीफाई नहीं हुआ था कि वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं या घुसपैठिए हैं। सिमिलरली कुछ लोग द्रास में भी मिले, द्रास की एरिया में भी मिले, तो टाइगर हिल, तोलोलिंग आपने नाम सुना होगा जी। तो जब इंडियन आर्मी ने जाके उनको खदेड़ने की कोशिश करी तो उनकी तरफ से जो जवाबी हमला आया या जवाबी फायर पावर आया या जवाबी गोलाबारी हुई, उससे पता चल गया कि वो लोग टेररिस्ट नहीं थे, क्योंकि उनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बिल्कुल फौज वाला ही था। उनको आरटी का सपोर्ट मिल रहा था, उनके पूरे प्रॉपर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस थे जहां से उनकी सप्लाई आ रहे थे, उनके पास हथियार लॉन्ग रेंज उस प्रकार के थे जो कि एक फौजी दस्ते के पास होता है। तो उससे हमको ये पता चल गया कि ये पाकिस्तानी आर्मी है, ये कोई इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं है। उन्होंने अपने नदर्न लाइट इन्फेंट्री, उनकी नदर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों को तैनात किया था वहां पे, और नदर्न लाइट इन्फेंट्री के साथ साथ उन्होंने अपने रेगुलर आर्मी, पहले नदर्न लाइट इन्फेंट्री रेगुलर आर्मी नहीं थी, वो पैरामिलिट्री फोर्स थी, जैसे हमारी राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल है। तो उन्होंने नदर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों को तैनात किया और अपनी रेगुलर आर्मी से ऑफिसर्स लेके आए थे वो उनको लीड करने के लिए। क्योंकि नदर्न लाइट इन्फेंट्री में वो नदर्न एरियाज के गिलगिट बाल्टिस्तान साइड के लोग होते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो बहुत भोले भाले लोग होते हैं। उनको ज्यादा, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड काइंड ऑफ पीपल, तो उनको तो शायद पता भी नहीं था कि वो इंडिया की टेरिटरी में घुस चुके हैं। तो उनको तो, क्योंकि it was a big game plan by the Pakistani army, that they used all these Northern Light Infantry people, but it was officered by Pakistani army officers, so they were the ones who were making the entire plans and misleading these people, and they had infiltrated. If you go through the history, the plan which was made by General Musharraf and the FCN, उस एरिया में पाकिस्तान की फोर्स कम्बैट नदर्न एरिया डिप्लॉयड है। सो जो उनका FCN का कमांडर था, उन्होंने जो प्लान बनाया वो इसी प्रकार से था कि हम नदर्न लाइट इन्फेंट्री को वहां पे डिप्लॉय करेंगे, और जितनी यूनिट्स का टर्नओवर हो रहा था, तो जैसे जो फील्ड एरियाज होते हैं, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया, वहां पे जब कोई यूनिट पी स्टेशन पोस्टिंग जा रही होती है तो उससे पहले जो दूसरी यूनिट उसको रिलीव करने आती है, वो यूनिट आके उसके साथ 20-21 दिन रहती है, तब वहां वाली यूनिट वापस निकल के डी इंडक्ट होती है। इन्होंने नई यूनिट्स को इंडक्ट कर दिया लेकिन पुरानी यूनिट्स को डी इंडक्ट नहीं किया, तो इससे इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ वहां पे ऑलमोस्ट डबल कर दी। उस फोर्स कम्बैट नदर्न एरिया के एरिया में अपनी यूनिट्स ऑलमोस्ट डबल कर ली, बिकॉज दे हैड दिस प्लान टू लॉन्च दिस ऑफेंसिव अगेंस्ट इंडिया। और इनका एम था कि ये लोग उस एरिया को कैप्चर करके नेशनल हाईवे 1 अल्फा, जो कि एक इकलौता रास्ता है श्रीनगर से ले जाता हुआ, और उसको पूरे को काट देंगे और हमारा जो कारगिल ले वाला एरिया है वो मेन इंडिया से कट ऑफ हो जाएगा। और तब वो खरदुंगला वाला रास्ता जो है हिमाचल से जो जाता है, वो इतना बना नहीं था या वो यूज नहीं होता था, बिकॉज वो बहुत लंबा पड़ता था, और वो यूज भी नहीं होता था बिकॉज वो इतना अच्छा रास्ता नहीं था। तो पूरी सप्लाई लाइंस, फौज की सप्लाई, सिविल की सप्लाई, सब कुछ नेशनल हाईवे 1 अल्फा से ही जाता था, जो कि श्रीनगर से होते हुए, सोनामर्ग से होते हुए, जोजिला, द्रास, कारगिल, खलसी और लेह तक जाता है। सो ये उनका प्लान था। तो जब आपका
या आपका फिर किस तरह से आपने प्लान किया और अटैक किया? देखिए, जैसे हमारी यूनिट में एक पोस्ट था बजरंग पोस्ट, जिसमें कि जो कि काफी ऊंचाई पे था। तो जब हमें पता चला, वो पोस्ट मैंने ही 1 मार्च 1999 को खाली किया था। उसके बाद मैं ही वहां पे पोस्ट कमांडर था। तो मेरे को, हमारा एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम था ले में मेरा सेंटर था। एंड मैं कि पिछले 7-8 महीने से वो विंटर कट ऑफ पोस्ट पे बैठा था, 7 महीने हो गए थे। तो मेरा टाइम, इट वाज माय टाइम टू गो ऑन लीव। तो मैं वहां से उतरा, एग्जाम देके मेरे को कलकत्ता छुट्टी आना था। ये अप्रैल की, मिड अप्रैल की बात है, 14-15 अप्रैल की बात है। तो मुझे रिलीव करने के लिए मेरे यूनिट के एक ऑफिसर है जो मेरे से जूनियर थे, उनका नाम है कैप्टन सौरभ कालिया। आपने शायद उनका नाम सुना होगा। जी जी जी। तो कैप्टन सौरभ कालिया ने आके मेरे को रिलीव किया था मेरे पोस्ट पे, और मैं नीचे उतर के अपना एग्जाम देके छुट्टी आया था। तो जब बटालिक और द्रास में इंट्रूजन डिटेक्ट हुआ, पता चला कि बटालिक और द्रास में घुसपैठी आ गए हैं, तो कैप्टन सौरभ कालिया को टास्क किया गया कि आप वापस जाइए और हमारे बजरंग पोस्ट को रीऑक्यूपाई कीजिए। तो सौरभ कालिया अपने साथ एक पेट्रोल लेके he went to Bajrang post. So when he went to Bajrang post, there was enemy over there, heavy Pakistani presence over there. But he along with his patrol, they displayed lot of bravery. बहुत उन्होंने वीरता दिखाई और वो लोग बजरंग पोस्ट तक पहुंच गए। लेकिन वहां पे दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनको दुश्मन ने ओवर पावर करके उन 6 को उन्होंने बंदी बना ली, पकड़ ली। They were made prisoners, but unfortunately, they did not treat them as per the Geneva Conventions. As per the Geneva Conventions, आप एक prisoner of war के साथ कोई बदसलूकी या कोई खराब बिहेवियर नहीं कर सकते। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाई। उन्होंने इन 6 को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया, बहुत बुरी तरह इनको मारा पीटा। 1 महीने बाद 9 जून को इनकी डेड बॉडीज वापस करी गई। कारगिल एरिया में एक पोस्ट है, पोस्ट 43, वहां पे एक फ्लैग मीटिंग हुई और इनकी डेड बॉडीज वापस की गई। तो जब हम इनकी डेड बॉडीज लेके आए थे, तो दे वर बीटन अप बैडली। दे हैड cut marks on their bodies. Their private parts were also tampered with and cut, and they had cigarette butts on their bodies, cigarette butt marks. And the six of them, they were brutally tortured. So this was a very bad. See, एक यूनिट जो होती है ना, वो एक फैमिली की तरह होती है, जिसमें 800 लोग होते हैं, and they are all so thickly bounded officers, men, JCO. So आपके घर के किसी इंसान के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो आपका खून गर्म हो जाता है। So this is what happened with my regiment, my unit also. We all got bloodshot की कैसे कर दिया हमारे सिपाहियों के साथ। No, you cannot treat a soldier like this. Certainly. Like हमें भी उनकी डेड बॉडीज मिली थी, हमें भी उनके आदमी मिले थे, but we gave them full military honors and we हमने उनको वापस हैंड ओवर किया। जो जिंदा थे उनको भी बाद में हैंड ओवर किया, बट इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था, अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद हमने बजरंग को वापस ऑक्यूपाई करने के लिए, अब बजरंग बहुत ऊंची हाइट थी, काफी ऊंची हाइट थी, और पहाड़ियों में क्या होता है, जो डिफेंडर होता है उसके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि पहाड़ों में अटैक करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो 100 मीटर चलना भी इज लाइक वॉकिंग 10 किलोमीटर। ऑक्सीजन कम है, ठंड है, एंड देन एट प्लेसेस यू डोंट हैव मच कवर, पत्थरों के पीछे आपको छुपना पड़ता है। दुश्मन का आर्टी का गोलाबारी हो रहा है जो आपके ऊपर आ रहा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो पहाड़ों में किसी जगह अटैक करके उसको रिकैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। तो बजरंग को हमने रिकैप्चर करने की पूरी प्लानिंग बनाई। हमने सीधा जाके बजरंग को रिकैप्चर नहीं किया। हमने क्या किया, बजरंग के आसपास जितने हाइट्स थे, हमने उनको ऑक्यूपाई किया और बजरंग को डोमिनेट करना शुरू किया फायर से, और उनके जो लाइंस ऑफ सप्लाई लाइंस वगैरह थे उनको डिस्टर्ब करना शुरू किया, ताकि एनिमी थोड़ा सा हिल जाए। अब उनको एडवांटेज था कि वो बजरंग पे थे, तो बजरंग सिंस एक एस्टैब्लिश पोस्ट था, तो वहां पे
आरटी के गोले से बचने के लिए भी हमने बंकर वगैरह बना रखे थे, हमारे बंकर जो वो यूज कर रहे थे। बट हमने जो हाइट्स ऑक्यूपाई की थी बजरंग के आसपास, वो अनऑक्यूपाइड थी, और एक नई जगह को ऑक्यूपाई करना उस ऊंचाई में बहुत मुश्किल काम होता है, बिकॉज आप सिर्फ 4 आदमी तो नहीं बिठा सकते ना, आपको उनको शेल्टर बनाना पड़ेगा, उनको वहां पे आरटी से बचने के लिए करना पड़ेगा, उनको आप 72 घंटे के लिए सेल्फ कंटेन्ड रख सकते हो, उसके बाद आपको उनको सप्लाई भेजना पड़ेगा, उनको खाना, पानी, मेडिकल, उनका एमिनेशन रिप्लेनिशमेंट। एंड वैसी जगहों में क्या है, कोई ट्रांसपोर्टेशन तो होता नहीं, तो या आप म्यूल्स यूज करते हैं, जिनको खच्चर बोलते हैं, या और कई जगह खच्चर भी नहीं जाते बिकॉज वो चढ़ नहीं पाते, तो वो जो भी आप सामान ले जाते हैं वो आप मैन पैक ले जाते हैं। तो क्या होता है कि वहां पे सिविलियन पोर्टर्स होते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान वो सारे सिविलियन पोर्टर्स भी भाग गए, तो हमें लड़ाई के साथ साथ अपना सामान भी ढूंढना पड़ा। तो हमने वो हाइट्स ऑक्यूपाई करी और बजरंग को दबाना शुरू किया। उसके बाद हमने 3-4 टीम्स बनाई। एक मेरे यूनिट के कैप्टन सेठी सर है, वो है, मैं हो गया, एक कैप्टन सुनील सर थे। तो हमने 3-4 टीम्स बनाई और हमने फाइनली 10 जुलाई को बजरंग को रीऑक्यूपाई करने के लिए अटैक लॉन्च किया, बहुत गोलाबारी करी, एंड फाइनली वी कुड रिकैप्चर बजरंग विथ लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस। बट जब तक हम पहुंचे थे, the enemy had withdrawn because they had lot of losses over there. So they had already, you know, we could hardly get much of resistance in the last stages. आखिरी के जो 100 मीटर थे उसमें हमको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिला, लेकिन पहले हम पे बहुत आर्टी फायर वगैरह बहुत कुछ आया। इसके साथ एक और छोटी सी आपको स्टोरी बताना चाहूंगा। जब सौरभ कालिया की पेट्रोल पकड़ी गई थी जी, तो उसको निकालने के लिए मेरा एक और जूनियर था, उसका नाम था अमित भारद्वाज। अमित भारद्वाज की पेट्रोल को भेजा गया था। उसकी पेट्रोल थोड़ी बड़ी थी स्ट्रेंथ में, 20-25 लोग थे उसके साथ, बट उसके ऊपर भी इतना घमासान फायर आया उसकी पेट्रोल के ऊपर कि उस पेट्रोल में 2 लोग शहीद हो गए। एक अमित भारद्वाज खुद, कैप्टन अमित भारद्वाज, जो कि जयपुर के रहने वाले, और एक हवलदार राजवीर थे, वो उन दोनों को गोली लगी तो पेट्रोल आगे नहीं बढ़ पाया, पेट्रोल को वापस आना पड़ा। तो अमित भारद्वाज और राजवीर का जो शव था उसे हमें दुश्मन ने उठाने ही नहीं दिया, बिकॉज वो ऐसे ओपन एरिया में था, तो हम जैसे ही जानते थे वो लोग इतना फायर करते थे कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहां पे हम पूरे एक्सपोज थे। तो उसकी डेड बॉडी हमने दुश्मन को दबा के और भारी गोलाबारी करके तकरीबन 60-62 डेज बाद हम उठा पाए उसकी डेड बॉडी। And finally his body, his mortal remains was sent to Jaipur, his house, and his parents could do the last rites. So these are some, painful stories of the war. And आजकल आपको जैसे पता लग रहा है कि आजकल तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, और आजकल बहुत लोग ट्विटर पे एक्टिव हो गए हैं। आजकल तो फौज से ज्यादा जानकारी सिविलियनों को रहती है फौज के बारे में, एंड ट्विटर पे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि लड़ाई होनी चाहिए, चाइनीज को मार दो, ये कर दो, वो कर दो, कैप्चर कर लो। बट लड़ाई इज नॉट अ इजी थिंग, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम कंट्रीज इकोनॉमी एंड व्हाटएवर, मिलिटरीली वी गो बैक, हम बहुत पीछे हो जाते हैं। और जो लोग शहीद होते हैं उनकी फैमिली के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। आई जस्ट कांट से एनीथिंग बिकॉज दैट इज वन लॉस व्हिच कैन नेवर बी कंपनसेटेड। अभी आपने सुना होगा कर्नल संतोष बाबू और 20 लोग जो चाइना के साथ हुआ। अभी बाहर वालों के लिए बहुत वीर गति मिली है, बहुत बड़ा नाम है, बट यू थिंक अबाउट दोस चिल्ड्रन हु हैज लॉस्ट अ फादर, 3 years old, 7 years old. It's not easy for them to lead that entire life. मनी, पैसा, ये सब ठीक है, पैसा, फेम ठीक है, बट एक 3 साल का बच्चा बड़ा होता है, and he has never seen his father. He's just seen his father in photographs and all. Imagine that child's life. Painful. It's heartbreaking. Yes, so it is easier, war mongering is very easier, but fighting a war and living with that pain throughout your life is not easy. अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा मेरी कहानी। जैसे मेरी पेट्रोल थी, मेरी पेट्रोल में 17 लोग थे। 17 लोग में से 12 लोग मारे गए,
एंड आई वाज वेयरिंग अ व्हाइट ड्रेस, बिकॉज वहां पे आप व्हाइट ड्रेस पहनते हो, बर्फ में आप दूर से ना दिखाई दो। तो 20-21 दिन क्या कि उस दौरान I could not shave, I could not brush my teeth, and we lifted so many dead bodies, that मेरी वो white dress पूरी brown हो गई थी। brown इसलिए हो गई थी क्योंकि खून लग लग के, खून जब सूखता है तो brown हो जाता है। जी। तो it was all brown, I मतलब, and then we used to drink water, वहां बर्फ पिघला पिघला के हम पानी पीते थे। वहां इतना आटे के गोलाबारी से और people, lot of people died, इतना खून और आटे का गोलाबारी से वो खराब हो गया था कि we did not have water also to drink, क्योंकि या तो उसमें खून लगा हुआ है या आटी का गोलाबारी। सो वॉर इज अ वेरी पेनफुल थिंग, एंड इट इज, अब इट्स वेरी इजी टू से कि लड़ाई लगा दो, बट किसी के भी हक में नहीं होता ये लड़ाई, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया। वॉर इज द लास्ट ऑप्शन एनी कंट्री शुड टेक। एक कैप्टन कालिया के बारे में जानना चाहूंगी, किस तरीके की शख्सियत थे, आपके जूनियर थे तो किस तरीके से बातचीत हुआ करती थी उनसे? देखिए, कैप्टन कालिया जो है वो बहुत ही कम सर्विस थी उनकी, क्योंकि वो कमीशन ही हुए थे दिसंबर 98 में। जी। दिसंबर के महीने में कमीशन हुए थे, और क्या होता है, कमीशनिंग के बाद हम 21 दिन की छुट्टी जाते हैं, तो उनकी छुट्टी तो खैर कर्टेल हो गई। 21 दिन की छुट्टी गए थे। फिर सेंटर में, हमारा रेजिमेंटल सेंटर है जो बरेली में, हर एवरी रेजिमेंट हैज गॉट देयर ओन रेजिमेंटल सेंटर, तो हमारा बरेली में वहां गए थे। फिर वो आए, फिर यूनिट ज्वाइन की, तो यूनिट ज्वाइन की, मैं ऊपर पोस्ट पे था। तो पोस्ट पे क्या होता है, आप बाकियों से ज्यादा मिल नहीं पाते, तो मैं उसके साथ जो 2-3 दिन रहा हैंडिंग टेकिंग ओवर के वक्त, तो ही वाज अ वेरी जोवियल एंड अ वेरी एनर्जेटिक काइंड ऑफ अ यंगस्टर, very energetic. And in the army, you treat your youngster like your own, younger brother. So you try to groom him also, you try to tell him, ऐसे करना, वैसे करना। In the army we have a very good system of grooming people. Moment you become a senior, you have a junior under you, you keep grooming him, you keep telling him things, and it gets into your blood. आप ये सारी जिंदगी करते रहते। आप जब 50 साल के हो जाओगे, आपका एक जूनियर, आपसे जो इमीडिएट जूनियर होगा वो 6 महीने जूनियर होगा, वो शायद 49 ईयर्स का हो, आपसे नौकरी में वो 6 महीने जूनियर है। आप 20 साल की नौकरी, उसकी 19 साल की नौकरी, बट फिर भी आप उसको, फिर भी there is nothing that you know more than him, but still it is there in you will keep grooming him, and this keeps happening throughout your lifetime. So he was a very energetic boy and a very nice person, and he belonged to a simple family from Hamirpur, Himachal Pradesh, and very energetic. Unfortunately, we lost him, and the conditions in we lost him was very bad. They were very brutally tortured. This is something not acceptable. A soldier deserves a lot of respect. How do you feel? आपके सामने कोई पाकिस्तानी आ जाता है, What is your first reaction? वो पाकिस्तानी फौज का है। See, अब मैं जो आपको आंसर दूंगा ये शायद बहुत लोगों को पसंद ना आए। See, we are soldiers. I am doing my duty and he is doing his duty. So in the battlefield, when we are pitched against each other, then that time we are enemies. Because मैं उसको मारूंगा नहीं तो वो मुझे मार। Right. And I am fighting for my country. He's fighting for his country. At that point of time, he's my enemy. I can't have any kind of pity for him, या उसके बारे में सोचूं कि उसके भी घर है, उसके भी बच्चे हैं, या उसके भी पेरेंट्स है। I can't think. But normal time में, if I go on a vacation to Dubai and I meet a Pakistani army officer, he's just like a normal person. अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे मेरी यूनिट उरी में थी, तो उरी में एक ब्रिज है, कमान अमन सेतु जी। कमान अमन सेतु, जहां से कि बस सर्विस चलती है। हमारी बसेस जाती है मुजफ्फराबाद तक हमारे पैसेंजर्स को लेके, और उनकी बसें आती है श्रीनगर तक, उनके पैसेंजर्स आते हैं। एक्चुअली बसेस नहीं जाती, पैसेंजर्स एक्सचेंज होते हैं। हमारी बस आती है कमान अमन सेतु तक, उनकी बस आती है कमान अमन सेतु तक। हमारे पैसेंजर्स इमिग्रेट करके उनकी कंट्री में जाते हैं, और उनके पैसेंजर्स इमिग्रेट करके हमारी कंट्री में आते हैं। वो फिर बसेस अपनी अपनी बसों में बैठ के वापस चले जाते हैं। सो वहां पे वो जो ब्रिज है, जब ब्रिज खुलता है तो पाकिस्तान की जो चौकी है वहां पे, चकोती बोलते हैं उसको,
उनके ऑफिसर, उनके लोग ब्रिज पे आते हैं। सिमिलरली हमारा जो कमान पोस्ट है, वहां से हमारा ऑफिसर और हमारा स्टाफ ब्रिज पे जाता है, निहत्ते जाते हैं ब्रिज के ऊपर। वेरएज ब्रिज के एंडिंग में उनके भी आदमी हथियार लेके डिप्लॉयड है, हमारे भी आदमी हथियार लेके डिप्लॉयड है। बट ये कार्रवाई जब पैसेंजर क्रॉसिंग होती है तब भी होती है, या जब हमारा गुड्स, ट्रेड के गुड्स एक्सचेंज होते हैं, हमारी ट्रक सामान लेके उनके चकोती में जाती है, उनके ट्रक सामान लेके हमारे सलामाबाद में आते हैं। तो जब वो ट्रक्स मूवमेंट हो रही होती है तब भी वो ब्रिज खुलता है और दोनों पोस्ट कमांडर्स आके वहां पे खड़े होते हैं। तो मुझे भी सौभाग्य मिला था इन दी ईयर 2009, 2007, 8, 9 मेरी यूनिट वहां पे डिप्लॉयड थी। तो मैं भी कई बार वहां ब्रिज पे जाता था, मैं वहां का पोस्ट कमांडर था, तो मैं भी कई बार वहां ब्रिज पे जाता था। तो उनके ऑफिसर्स से हम नॉर्मल बातचीत करते थे, बिकॉज व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज फॉर 1 hour और नो मोर, सो यू can't be making faces and standing in. Those days the firing was also less and the relations were not that sour the way it is today. I'm talking about 2007, 8. हाँ. So yes, so we used to talk. So when you talk to a Pakistani officer, उनकी सोच, उनका कल्चर, उनका फौज का ढांचा, उनके फौज के सिस्टम्स में और हमारे में कोई फर्क। उनका जो फौज है उसमें थोड़ा सा इस्लामाइजेशन ज्यादा है, बिकॉज वो जनरल जिया ने शुरू किया था, उससे पहले तो बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं। अभी उनका थोड़ा सा इस्लामाइजेशन हो गया है आफ्टर जनरल जिया हैज बीन द चीफ, एंड दैट हैज increased with time. Otherwise there is hardly any difference between their army and our army and their thinking. Now slowly things are changing. अभी थोड़ा डिफरेंस बढ़ रहा है, बट मैं 2007-8 की बात कर रहा हूँ, there was hardly any difference, कुछ ज्यादा डिफरेंस था ही नहीं। तो हमारी जो साइक है, हमारी जो बातचीत का तरीका है, हमारे जो फैमिलीज के कल्चर्स है, ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। लाइक I used to meet an officer over there. He was their commanding officer. His name I'm forgetting. It's been quite some time. So he and me had so many similarities. I have 2 elder sisters. He had 2 elder sisters. He was a second generation army officer in the same unit. I was a second generation army officer in the same unit. His father had fought 71 war. My father had fought 71 war. So between the two of us, there was no difference. So when we used to talk, we learned about all this, and there was no difference between the two of us. And like I had a small daughter. He had a small daughter. So we used to say that maybe we were separated at birth. Our entire family background and entire thing is, he was slightly senior to me and maybe 3-4 years elder to me, but the similarities in life, in family structure, in parental history was almost same. So ऐसा नहीं है कि it's always hostile relations. UN में, if you see in UN, there are Pakistani army, there are Indian army people working under the same UN flag. Yeah. Working under the same UN flag. They are working together. So, see, after all, he's a soldier. In the battlefield, we are enemies. Obviously, we have to be enemies. He's also fighting for his country. I am also fighting for my country. So, ऐसा कुछ ये नहीं कि नफरत भरी हुई। और अभी क्या है कि हम लोग जितनी नफरत बढ़ाएंगे बढ़ती रहेगी, कहीं ना कहीं तो we have to start doing away with this hatred. We as a entire world, we have to grow globally. We cannot be कि हर एक से नफरत बढ़ाते रहो। अभी कुछ ज्यादा the regional scenario is such that China is having its own agenda, Pakistan is having its own agenda, Nepal is having its own agenda, every Southeast Asian country are having their own agenda, but it is not serving anybody's purpose. Nobody is developing. एक लाइट नोट पे आपसे पूछती हूँ, इन दिनों बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं, अभी कारगिल पे भी फिल्म बनी है और मतलब बहुत सारी उरी अटैक पर बनी हुई है, कई सारी ऐसी फिल्म्स। ये फिल्म आपको कैसी फीलिंग आती है? आप देखते हैं? नहीं, जरूर देखते हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग फिल्म्स। देखिए, ऐसा है कि फिल्म्स में जो दिखाते हैं, जो हकीकत में है, वो इतना ग्लैमरस नहीं होता है, द वे इट इज ग्लैमराइज्ड इन फिल्म्स एंड ऑल। बट ठीक है, एटलीस्ट लोगों तक पहुंच रहा है। आज
2016 में उड़ी अटैक हुआ था, उसके बाद लोगों को पता चला कि उड़ी बोल की भी कुछ जगह है, नहीं तो उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं। तो एटलीस्ट पीपल आर, एटलीस्ट लोगों को पता चल रहा है। अभी एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट 4 फिंगर एंड 8 फिंगर एंड 12 फिंगर एंड टॉकिंग अबाउट गलवान एंड ऑल। गुड ओल्ड डेज नोबडी न्यू दोस नेम्स आल्सो। किसी को उन जगहों के नाम ही नहीं पता था। कुछ लोग जाते थे शायद पेंगोंग सो लेक तक घूमने के लिए, बट लोगों को उन जगहों के नाम ही नहीं पता था। प्लेसेस लाइक शायोक एंड दरबोक एंड गलवान, किसी को पता ही नहीं था। एटलीस्ट अभी लोगों को पता चल रहा। अभी आज से पहले, कुछ दिन पहले तक कॉर्पोरेट में आप किसी से बात करो तो किसी को लगता था कि शायद ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया इज गुवाहाटी ओनली, गुवाहाटी के ईस्ट में कुछ है नहीं। Whereas now people, due to social media and due to Indian Army's presence and a lot of social media activities by the Indian Army like Facebook and Twitter, लोगों को पता चल रहा है। At least people are associating with that place. A student or somebody sitting in Maharashtra knows that there is Arunachal Pradesh, there is Mizoram where the army is deployed, so that alienation towards people of Northeast, lot of states they alienate with people of unko, they call them, give them racist comment and all. Now right. At least that thing will go, that thing will get over. People will know here, I am very sorry to say, but आज almost 75 years of independence होने वाला है, और हमारे लोग अभी भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स वालों को they pass racist comments and all, which is not right. We should understand. So इस सब चीजों से फायदा तो हो रहा है। आप देखिए उड़ी अटैक उड़ी वाली मूवी में सबसे पहले उन्होंने वो जो नॉर्थ ईस्ट में अटैक हुआ था, हाँ जी, म्यांमार में जो हमने घुस के जवाबी हमला किया था एनएसए, पहले उसके बारे में दिखाया, then they showed about the Uri attack. So at least people know about that. So that is something good. I feel it is good. ठीक है, थोड़ा बहुत उनको लार्जर देन लाइफ पिक्चर दिखाना पड़ेगा, बट अच्छा है, लोगों को पता तो चल रहा है कम से कम। So that is one way very good. I think this is really very, very interesting. I really wish even I could be there, if not आर्मी के पार्ट से नहीं तो एटलीस्ट जर्नलिस्ट के पार्ट से होती, तो शायद कुछ और चीजें देखना, सुनना, समझना मिलती। फिर भी आपने इतना सब बताया, थैंक्स अ लॉट, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट आई कुड मीट यू एंड टॉक टू यू लाइक दिस। Thank you so much. Thank you.